जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीदन अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीका से कर रहे होंगे। देखो, आज का हमारा टॉपिक है सातवाहन वंश। एग्जाम में बहुत ज्यादा इस वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वंश का संस्थापक कौन था, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, या इस वंश का प्रारंभिक शक्तिशाली शासक कौन था, किस सातवाहन वंश के शासक के द्वारा भारत में अश्वमेध यज्ञ आयोजन कराया गया प्राचीन समय पर। ठीक है, तो सातवाहन वंश एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में अधिकांश कर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सातवाहन वंश। देखिए, इसे आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है और आंध्र सातवाहन वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के शासकों के द्वारा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र पर शासन किया गया, इसलिए एक अन्य नाम क्या आंध्र सातवाहन वंश। अब इसका बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिमुक नाम के शासक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की। कहते कि शिमुक इतना शक्तिशाली शासक नहीं रहा जिसके द्वारा सातवाहन वंश के शासकों की उत्कर्षता को स्थापित किया गया या उनके वर्चस्व को स्थापित किया गया, या इसके शासनकाल के बारे में कोई भी बड़ी उपलब्धि के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। बस इतना पता चलता है कि सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक नाम के एक राजा के द्वारा की गई। अब देखो, यहां से पूछता है कि इस समय सातवाहन वंश के राजाओं की राजधानी क्या थी, या सातवाहन वंश के राजाओं ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी के रूप में बनाया। तो उस सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान को क्या कहते हैं? पैठान के नाम से जाना जाता है। और ये किस स्टेट में पड़ता है? आज के समय पर ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो प्रतिष्ठान पैठान उस समय सातवाहन वंश के शासकों की राजधानी थी और वर्तमान में ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद, जहां पर प्रतिष्ठान और पैठान स्थित है ये स्थान, और जिसको सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा अपनी राजधानी घोषित किया गया। देखो, इस वंश की भाषा क्या थी? तो इस समय सातवाहन वंश की भाषा क्या थी? प्राकृत। प्राकृत भाषा थी। और प्राकृत किस वंश की भाषा रही? किस धर्म की भाषा रही है? तो प्राकृत किस धर्म की थी? जैन धर्म की भाषा रही। क्योंकि महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश दिए गए वो किस भाषा में दिए गए थे? प्राकृत भाषा में दिए गए थे। तो प्राकृत भाषा किस वंश की भाषा रही? तो सातवाहन वंश की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। इसके बाद पूछ लेते हैं कि इनकी जो लिपि थी वो किस प्रकार की लिपि थी। तो सातवाहन वंश के राजाओं की लिपि क्या रही? ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी लिपि को बाद में किसके नाम से जाना गया? देवनागरी लिपि के नाम से। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस लिपि से रही? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से ही मानी जाती है। मौर्य वंश के महान शासक अशोक के द्वारा अपने अभिलेख सबसे ज्यादा किस लिपि में लिखवाए गए? तो ब्राह्मणी लिपि में ही अशोक के द्वारा अपने सबसे अधिक अभिलेखों को लिखवाया गया था। जब मैंने आपको मौर्य वंश पढ़ाया तब मैंने आपको इस पॉइंट के बारे में बताया था, और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है कि अशोक के द्वारा उसके अभिलेख किस लिपि में सबसे अधिक लिखवाए गए। तो इस समय सातवाहन वंश के शासकों की लिपि क्या थी? ब्राह्मणी थी। देखो, यहाँ पे एक चित्रकला की शैली का जन्म हुआ और जिस शैली को अमरावती शैली के नाम से जाना जाता है। और भगवान यक्षिणी की जो प्रतिमा बनाई गई वो किस शैली के आधार पर बनाई गई? अमरावती शैली के आधार पर उस प्रतिमा का निर्माण किया गया। प्राचीन भारत में सिर्फ चित्रकला की 3 ही शैलियों का जन्म हुआ। एक अमरावती शैली थी, एक गंधार शैली, और उसके बाद मथुरा शैली। यानी पहली अमरावती, दूसरी गंधार और तीसरी मथुरा शैली। गंधार और मथुरा शैली का जन्म कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा कराया गया। तो यानी कुषाण वंश के शासन काल में चित्रकला की 2 शैलियों का जन्म हुआ। उससे पहले प्राचीन भारत में सिर्फ चित्रकला की कौन सी शैली हुआ करती थी? अमरावती शैली थी, जिस शैली के आधार पर यक्षिणी नाम के एक भगवान की प्रतिमा को बनाया गया था इस वंश के अंदर। तो इसलिए पूछ लेते हैं कि अमरावती शैली प्राचीन भारत में किस वंश से संबंधित थी? तो अमरावती शैली किससे संबंधित रही? सातवाहन वंश के शासकों के शासन काल में प्रसिद्ध रही, या उनकी एक चित्रकला शैली रही। देखो, अगर हम सातवाहन वंश के समाज की बात करें तो समाज तो इस समय पितृ सत्तात्मक था, लेकिन इस वंश के शासकों की एक खासियत रही, और वो खासियत ये थी कि इस वंश का जो भी कोई राजा जब कभी भी उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता था, उसके नाम के साथ उसकी मां का नाम जुड़ा होता था। यानी समाज पितृ सत्तात्मक था, घर का उत्तराधिकारी एक पुरुष ही होता था, लेकिन जो उत्तराधिकारी था, जो राजा था, उसके नाम के साथ उसकी मां का नाम जुड़ा हुआ होता था। तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। किस वंश के राजाओं के द्वारा शासन काल के समय पर अपनी माता के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा जाता था? तो किस वंश के शासकों के साथ उनके नाम के साथ उनकी माता का नाम जुड़ा होता था? सातवाहन वंश के शासकों के साथ जुड़ा होता था। अब बात करते हैं सातवाहन वंश के शासकों की। देखो, शिमुक के बाद सातवाहन वंश का जो शासक नजर आता है वो कौन आता है? सातकर्णी प्रथम। और सातकर्णी प्रथम को सातवाहन वंश का पहला सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है, यानी पहला। एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक सातकर्णी प्रथम ही था, क्योंकि उसने सातवाहन वंश के वर्चस्व को स्थापित किया, उनकी प्रकाष्ठा को स्थापित किया। तो अगर आप कभी भी एग्जाम में पूछे कि वास्तविक संस्था के रूप में किसे माना जाता है, तो अगर आप वास्तविक संस्थापक का नाम आता है तो वहां पे किसको आप आंसर करेंगे? सातकर्णी प्रथम को करेंगे। तो सातकर्णी प्रथम पहला महान शासक था सातवाहन वंश का। तो सातवाहन वंश का पहला महान
या शक्तिशाली शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम सबसे पहला था। अब देखो इसके शासनकाल में एक आयोजन हुआ और जिसे अश्वमेध यज्ञ आयोजन कहते हैं। सातवाहन वंश का एकमात्र राजा था सातकर्णी प्रथम जिसने अपने ही शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। इसके सिवा सातवाहन वंश में किसी भी राजा के द्वारा कोई अश्वमेध यज्ञ आयोजन नहीं कराया गया। देखो अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैंने आपको शुंग वंश के शासनकाल के बारे में बताया, जब शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया, उसके द्वारा प्राचीन भारत में सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया गया। और अश्वमेध यज्ञ की कहानी किससे संबंधित है? कहते हैं कि भगवान राम के द्वारा सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ आयोजन कराया गया, लेकिन रामायण की घटना को एक काल्पनिक घटना माना गया, इसलिए भगवान राम को अश्वमेध यज्ञ आयोजन कराने वाला प्रथम राजा नहीं माना गया। प्रथम राजा किसको माना गया अश्वमेध यज्ञ आयोजन कराने का? वो पुष्यमित्र शुंग को कहा गया। और पुष्यमित्र शुंग के बाद प्राचीन भारत में दूसरा अश्वमेध यज्ञ आयोजन किसने कराया? सातकर्णी प्रथम के द्वारा कराया गया। देखो कोई भी राजा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन तभी करता था जब उस राजा के द्वारा कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जाती थी या उसकी सेना के द्वारा किसी बड़ी सेना को पराजित किया जाता था, यानी उसने कोई बड़ी विजय प्राप्त की हो, बड़ी उपलब्धि प्राप्त की हो, तब वो राजा अश्वमेध यज्ञ आयोजन कराता था। अब पुष्यमित्र शुंग की बड़ी उपलब्धि क्या थी? मैंने बताया आपको कि उसके शासन काल में यवनों के द्वारा भारत पर हमला किया गया और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसके पुत्र के द्वारा यवन आक्रमण को विफल करना और उन्हें मगध से खदेड़ देना। ये उस समय उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही, इसलिए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ आयोजन कराया गया। लेकिन सातकर्णी प्रथम की इस उपलब्धि के बारे में, ऐसी किसी उपलब्धि के बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते कि ऐसा उसने क्या बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी, किस सेना को उसने पराजित किया जिस उपलक्ष्य में सातकर्णी प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ आयोजन कराया गया। इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन सातकर्णी प्रथम को अश्वमेध यज्ञ आयोजन कराने वाला शासक कहा जाता है। तो सातवाहन वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ आयोजन कराया? तो कौन था? सातकर्णी प्रथम था। देखो सातकर्णी प्रथम ने कुछ उपाधि धारण की, दक्षिण पथपति और अप्रतिहत चक्र। दक्षिण पथपति का मतलब है कि सातकर्णी प्रथम अपने आप को दक्षिण पथ का स्वामी कहता था, कि दक्षिण की तरफ जाने वाले मार्ग को जीतने वाला। उत्तर से अगर कोई भी दक्षिण की तरफ जाएगा तो उस मार्ग का विजेता कौन था? उस मार्ग में पड़ने वाले जितने भी उस समय के राजा रहे होंगे उन सारे राजाओं को किसके द्वारा जीत लिया गया? सातकर्णी प्रथम के द्वारा जीत लिया गया। इसलिए उसने स्वयं को क्या कहा? दक्षिण पथपति कहा। तो दक्षिण पथपति अप्रतिहत चक्र की उपाधि, दोनों उपाधियां किसने धारण की? सातकर्णी प्रथम के द्वारा धारण की गई। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कौन सा शासक था जिसने भारत में सर्वप्रथम अपनी पत्नी के नाम पर रजत सिक्के चलाए थे? तो भारत में यानी प्राचीन भारत में सर्वप्रथम अपनी पत्नी के नाम पर रजत सिक्के का प्रचलन किसने किया था? सातकर्णी प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। तो उसने सर्वप्रथम अपनी पत्नी के नाम पर रजत सिक्के चलाए थे। देखो इसकी मृत्यु होने के बाद इस वंश के अंदर हल नाम के एक शासक का उल्लेख होता है। उसके बाद और भी छोटे मोटे शासकों के उल्लेख के बारे में पता चलता है, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धियां वो शासक प्राप्त नहीं कर पाए। और सातकर्णी प्रथम के 100 वर्ष के शासन काल के बाद एक और इस वंश के अंदर एक और शासक हुआ, और वो शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। यानी अगर सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासन काल पीरियड को देखें तो दोनों के शासन काल पीरियड के बीच में लगभग 100 साल का अंतर है। इसलिए प्राचीन भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश रहा? सातवाहन वंश रहा, जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, लगभग 3 शताब्दी तक। 3 शताब्दी का मतलब कि 300 साल तक सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा प्राचीन भारत में शासन किया गया। लेकिन 300 साल तक जो उनका शासन था वो बरकरार नहीं रहा, यानी बीच बीच में इनसे सत्ता छिनती रही और इनमें कोई योग्यवान उत्तराधिकारी आया जिसने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त किया या अपनी अधीनता को उतार फेंका, एक स्वतंत्र शासक बना। तो ऐसे सातकर्णी प्रथम के बाद जो भी सातवाहन वंश के अंदर राजा हुए उन्हें अन्य राजाओं के द्वारा जीत लिया गया, उनके अधीन हो गए। उसके बाद इस वंश के अंदर एक और राजा जन्मा, वो कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और उसने उस अधीनता को उतार फेंका और सातवाहन वंश को एक स्वतंत्र शासक स्थापित किया। अब इसमें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गौतमी पुत्र सातकर्णी का? देखो सबसे महान शासक कौन था सातवाहन वंश का? तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है, सबसे महान। यानी सातकर्णी प्रथम पहला महान शासक था, और सबसे महान शासक की बात करें तो सबसे महान कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी था, और पहला महान शासक सातकर्णी प्रथम था, जिसके द्वारा सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ आयोजन कराया गया सातवाहन वंश के अंदर। अब देखो इसका एक अभिलेख मिलता है, गौतमी बलसरी के नासिक अभिलेख। इसकी माता का नाम था गौतमी, इसलिए इसके नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ? गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी गौतमी का पुत्र कौन? सातकर्णी। तो उसकी माता गौतमी बलसरी ने एक नासिक अभिलेख लिखवाया था, और उस अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। अद्वितीय ब्राह्मण का मतलब है कि ये हिंदू धर्म अनुयायी था,
और बहुत ज्यादा पूजा पाठ में इसका मन था, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता था, यानी बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति रहा उस समय पर, इसलिए अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से इसको इस अभिलेख में जाना गया। इसके बाद इसमें एक और बात लिखी गई, इस अभिलेख में इसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया। इसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी, तीनों समुद्रों का पानी पीने का तात्पर्य है कि कहते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा दक्षिण में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक की तमाम भूमि क्षेत्र को जीत लिया गया। उसने तमाम इस पूरे भूमि क्षेत्र को जीतकर अपने नियंत्रण में ले लिया। इसलिए तीनों समुद्रों का विजेता किसको कहा गया? गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया। तो यानी आपसे पूछे तीनों समुद्रों का विजेता या किस प्राचीन भारत के शासक के द्वारा तीनों समुद्रों का पानी पिया गया उसके घोड़ों के द्वारा, तो वो कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। तीनों समुद्रों का विजेता या तीनों समुद्रों के पानी को किसके घोड़ों के द्वारा पिया गया? तो किसके घोड़ों ने पिया तीनों समुद्र के पानी को? गौतमीपुत्र सातकर्णी के। इस बात के बारे में किस अभिलेख से हमें पता चलता है? गौतमी बलसरी के नासिक अभिलेख से पता चलता है कि वो कितना पराक्रमी और ताकतवर शासक रहा होगा जिसने इस पूरे क्षेत्र के राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। तो सबसे महान शासक सातवाहन वंश का गौतमीपुत्र सातकर्णी। देखो इसने कुछ उपाधि धारण की, वेणकटक स्वामी और विद्या नरेश। कहते कि विद्यान क्षेत्र के राजाओं को पराजित करने के बाद इसने विद्या नरेश की उपाधि को धारण किया। और ये वेणकटक स्वामी क्या है? देखो इस समय जो वेणकटक था यानी एक शासक का नाम था, और जो क्षत्रपों के शासक हुआ करते थे, यानी क्षत्रप का मतलब है शक जाति, जो इंडो ग्रीक के बाद भारत पर हमला करने के लिए आई। तो शक जाति के उत्तराधिकारियों के द्वारा इस समय शासन किया जाता था दक्षिण भारत के अंदर, और शकों को पराजित करने के बाद उसने अपने आप को वेणकटक स्वामी कहा और वेणकटक नामक नगर भी स्थापित किया गया। ठीक है, तो वेणकटक स्वामी और वेणकटक नामक नगर किसने स्थापित किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। और विद्या नरेश की उपाधि उसने प्राप्त की। विंध्याचल पर्वत के समीपवर्ती राजाओं को पराजित करने के बाद उसने स्वयं को विद्या नरेश कहा, यानी विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र का राजा कहा, वहां के तमाम शासकों को पराजित करने के बाद। ये इसकी बड़ी उपलब्धि रही। अब देखो ऐसा कौन सा प्राचीन भारत का वंश है कि जहां पर जमीनें दान देने की प्रथा शुरू हुई? तो जमीनें दान देने की प्रथा का प्रचलन सातवाहन वंश से प्रारंभ हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किस वंश के शासकों के द्वारा जमीनों को दान में देने की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ? तो सातवाहन वंश से हुआ। और ये प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा कुछ गांव दान में दिए गए, यानी उसने अजकाल के गांव किनको दान में दे दिया? बौद्ध संघ के भिक्षुओं को, यानी बौद्ध संघ के लोगों को उसने अजकाल के गांव दान में दिया, जो समय काफी बड़ा गांव था। और वहां के गांव के लोगों के द्वारा बौद्ध संघ के लोगों को भिक्षा दी जाती थी। इसके बदले में उस समय गौतमीपुत्र सातकर्णी अजकाल के गांव के लोगों से कोई कर नहीं लेता था, और उनका कर क्या था कि भिक्षुओं को भिक्षा देना, यही उनका कर था। इसके बदले में उसे कोई भी टैक्स नहीं लेता था। तो अजकाल के गांव उसने किसको दिया? बौद्ध संघ को भिक्षा में दिया, गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। और करजक गांव किसको दिए? कार्ले के भिक्षु संघ को करजक गांव दान में दे दिए गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। तो दान में देने की प्रथा सातवाहन वंश से प्रारंभ हुई और गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा अजकाल के गांव बौद्ध संघ को और करजक गांव कार्ले के भिक्षु संघ को भिक्षा में दिया गया। यहाँ की गांव के लोगों के द्वारा इन संघ के लोगों को भिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि किस शक शासक नपाहन को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था? तो नपाहन को उसने पराजित किया था। अब यह ऐसे पूछ ले गए कि शक शासक नपाहन को सातवाहन वंश के किस राजा के द्वारा पराजित किया गया? तो शक राजा नपाहन को किसने पराजित किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा पराजित किया गया। अब इसके साक्ष्य कैसे पता चलते हैं कि उसने सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक राजा को पराजित किया? देखो उसके साम्राज्य में खुदाई के समय पर 8000 सिक्के प्राप्त हुए। उन 8000 सिक्कों पर एक तरफ नपाहन था और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकित था। तो कहते हैं कि जब उसने नपाहन को पराजित किया होगा तो उसके तमाम राजकोष को लूट लिया, और राजकोष को लूटने के बाद उसके सिक्कों को अपने चित्र से अंकित कराकर अपने साम्राज्य में चलाया। तो इसलिए शक राजा नपाहन को किसके द्वारा पराजित किया गया? गौतमीपुत्र सातकर्णी को, जो सातवाहन वंश का सबसे महान और सबसे ताकतवर शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का जो शासक बना उसका पुत्र बना वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी किसका पुत्र था? गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र था। प्राचीन भारत में से आंध्र सम्राट या आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। आंध्र सम्राट आंध्र भोज का तात्पर्य है कि जब उसने आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को जीता तो उस क्षेत्र को जीतने के बाद इसे आंध्र सम्राट या आंध्र भोज कहा गया। और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे आंध्र सम्राट या आंध्र भोज की उपाधि दी गई है या किसे आंध्र सम्राट के नाम से जाना जाता है?
या आंध्र भोज के नाम से किसको जाना जाता है? तो आंध्र सम्राट आंध्र भोज के नाम से किसको जानते हैं? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को जाना जाता है। और जो गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था, जो सातवाहन वंश का एक शक्तिशाली शासक था। अब देखो इसकी उपाधि थी दक्षिण पथपतेश्वर, ठीक है। तो इसने कौन सी उपाधि दी? दक्षिण पथपतेश्वर। और दक्षिण पथपति की उपाधि किसने धारण की? सातकर्णी प्रथम के द्वारा दक्षिण पथपति की उपाधि धारण की गई। देखो जिस समय वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी सातवाहन वंश का शासक था, उस समय गुजरात की तरफ शक शासक कौन था? रुद्रदामन। देखो शक जाति, अगर हम बात करें शक जाति की, तो शक जाति इस समय कहां शासन करती थी? गुजरात की तरफ, यानी गुजरात में शकों के द्वारा शासन किया जाता था। और शक एक बर्बर जाति थी जिसका पेशा लूटपाट करना होता था। तो इस समय जो शक थे वो कहां शासन करते? गुजरात। और गुजरात किसका भाग था? महाराष्ट्र का भाग था। तो यानी इस समय शकों का सबसे ताकतवर राजा कौन रहा? रुद्रदामन प्रथम। ये शकों का सबसे शक्तिशाली और ताकतवर शासक है। इसके एक अभिलेख लिखवाया गया, जूनागढ़ अभिलेख, जिस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के द्वारा सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध को पुनः निर्मित कराने का जिक्र होता है। क्योंकि सुदर्शन झील के बांध पर 3 राजाओं का नाम अंकित होता है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने उस झील को सबसे पहले निर्मित कराया। उसके बाद कहते हैं कि रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल में वो बांध टूट गया, उसने स्वयं के राजकोष से, स्वयं के पैसे से उस बांध को निर्मित करवाया। और तीसरा शासक हुआ स्कंदगुप्त, जो गुप्त वंश का था, जिसके द्वारा उस बांध को फिर पुनः निर्मित करवाया गया जब उसके शासनकाल में वो टूट गया। तो 3 शासकों के द्वारा, 3 राजाओं के द्वारा सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध को निर्मित करवाया। तो एक ने तो स्थापित किया और 2 ने टूटे हुए बांध का निर्माण करवाया। तो इसलिए 3 राजाओं का नाम किससे जुड़ा हुआ होता है? सुदर्शन झील पर बने हुए बांध से जुड़ा हुआ होता है। चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो रुद्रदामन शकों का सबसे महान और सबसे ताकतवर शासक था। और इस शासक को किसने पराजित कर दिया? सातवाहन वंश के राजा वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के द्वारा शकों के शासक रुद्रदामन को पराजित किया गया। और कितनी बार? कहते हैं कि उसने 2 बार उसको पराजित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नपाहन को किसने पराजित किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। और नपाहन एक शक राजा था जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा पराजित किया गया। और अगर रुद्रदामन की बात करें तो रुद्रदामन को किसने पराजित किया? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के द्वारा पराजित किया गया, जो शकों का सबसे महान और सबसे ताकतवर शासक था। देखो विशिष्ट पुत्र पुलुमावी के बाद सातवाहन वंश का अंतिम और महान शासक कौन रहा? यक्षश्री सातकर्णी। इस अंतिम महान शासक था सातवाहन वंश का। इस शासक को जल प्रेमी कहा जाता है। इसलिए प्राचीन भारत में सबसे पहले जल सेना किस वंश के शासकों के पास रही? तो सातवाहन वंश के राजाओं के पास प्राचीन भारत में पहली जल सेना थी। और वो जल सेना किसके पास थी? यक्षश्री सातकर्णी के पास थी। इसलिए जल प्रेमी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत ज्यादा जल में यात्रा की जाती थी समुद्रों के द्वारा। और इसके कुछ सिक्के भी मिले हैं जिन पर जहाज का चित्र अंकित होता है। एक व्यक्ति शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए हुए उस जहाज पर खड़ा होता है। और वो शाहरुख खान की तरह जो बाहें फैलाए हुए जहाज पर खड़ा है वो कौन था? यक्षश्री सातकर्णी था। इसलिए जल प्रेमी कहा जाता है। जल सेना सातवाहन वंश के किस राजा के पास रही? यक्षश्री सातकर्णी के पास रही। और अंतिम शक्तिशाली शासक सातवाहन वंश का कौन रहा? यक्षश्री सातकर्णी अंतिम शक्तिशाली शासक रहा। और जल प्रेमी किसे कहा जाता है? तो जल प्रेमी किसको कहते हैं? यक्षश्री सातकर्णी को जल प्रेमी कहा जाता है। देखो सातवाहन वंश के शासन काल में शीशे के सिक्कों का भी प्रचलन हुआ, यानी यहाँ पे शीशे के सिक्के भी चलाए जाते थे। और देखो कहीं पे कोई सिक्कों का नया प्रचलन शुरू हुआ है तो एग्जामिनर उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के, या भारत में पहले सोने के सिक्के, या भारत में चांदी के सिक्के किसके द्वारा सर्वप्रथम चलाए गए, या तांबे के सिक्कों को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा ढलवाया गया। ऐसे इस बात को भी ध्यान रखना कि भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के का प्रचलन या शीशे के सिक्कों को किन के द्वारा चलाए गए। तो शीशे के सिक्के किस वंश के शासनकाल में चलाए गए? सातवाहन वंश के शासनकाल में शीशे के सिक्कों को भी चलाया गया। और प्राचीन भारत में किस वंश के पास अपनी जल सेना रही? प्रारंभिक जल सेना किसके पास रही? तो सातवाहन वंश के राजाओं के पास प्राचीन भारत में जल सेना रही। देखो प्राचीन भारत में अगर हम बात करें या दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में 3 ही ऐसे वंश हैं जिनके पास अपनी जल सेना रही। एक तो सातवाहन वंश जिसमें यक्षश्री सातकर्णी था जिसने जल सेना को तैयार किया। दूसरा चोल वंश जिनके द्वारा जल सेना को बनाया गया। और तीसरे मराठा। यानी इन 3 के सिवा किसी भी शासक के द्वारा दक्षिण भारत में कोई भी जल सेना गठित नहीं की गई। तो तीनों के द्वारा ही दक्षिण भारत में जल सेना का गठन किया गया। सातवाहन वंश, चोल वंश और मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य में किस व्यक्ति के द्वारा जल सेना का गठन किया गया? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के द्वारा जल सेना की स्थापना की गई थी। तो सिर्फ 3 ही वंश रहे जिन्होंने जल सेना बनाई, उसके सिवा किसी भी शासक के द्वारा कोई भी जल सेना गठित नहीं की गई।
ठीक है, चलो। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किस वंश के द्वारा किया गया? मैंने बताया कि प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा किया गया, लगभग 3 शताब्दी। यानी इस वंश के शासकों के द्वारा लगभग 300 साल तक शासन किया गया। लेकिन यह शासन बरकरार नहीं रहा, बीच बीच में अयोग्य उत्तराधिकारी आते रहे, उनसे सत्ता छिनती रही, फिर कोई योग्य उत्तराधिकारी आया, उसने फिर पुनः अपनी सत्ता को प्राप्त कर लिया, अधीनता को उतार फेंका और एक स्वतंत्र शासक बन गया। इसी प्रकार से लगभग 300 साल तक इनके द्वारा शासन किया गया। और प्राचीन भारत में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा किया गया। और इस समय में महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर थी अन्य वंश की अपेक्षा, क्योंकि जो कोई भी इस वंश का राजा होता था उसके नाम के साथ उसकी माता का नाम जुड़ा हुआ होता था। बल्कि सातवाहन वंश का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, राजा एक पुरुष ही होता था, लेकिन उस राजा के साथ उसकी माँ का नाम जुड़ा होता था। इसलिए जब जो भी राजा के बारे में मैंने बात की है तो कहीं पे यक्षरी, कहीं पे सातकर्णी, कहीं पे गौतमी, इस प्रकार का शब्द लिखा हुआ है। तो यक्षरी का मतलब क्या है? किसका नाम? सातकर्णी, यानी यक्षरी पुत्र सातकर्णी। तो माँ का नाम राजा के नाम के साथ जुड़ा होता था। ये कंसेप्ट सिर्फ एक ही वंश के अंदर नजर आया, सातवाहन वंश। देखो, सातवाहन वंश के जितने भी शासक थे वो सब शैव धर्म और वैष्णव धर्म अनुयायी थे। शैव धर्म का मतलब है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले या भगवान शिव के उपासक, और वैष्णव धर्म का मतलब है कि भगवान विष्णु की पूजा करने वाले। लेकिन सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा अन्य किसी भी धर्म के साथ कोई भी शोषण व्यवहार नहीं किया गया, यानी उनकी शासन नीति सिंगुश्री शासन नीति थी। यानी उनके द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में शासन किया गया। ऐसा नहीं कि वो हिंदू धर्म अनुयायी थे, सिर्फ हिंदू धर्म को उनके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, अन्य धर्म के लोगों को शोषित किया गया, प्रताड़ित किया गया, बिल्कुल भी नहीं। देखो, हिंदू धर्म अनुयायी होने के बाद भी सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा बौद्ध संघ के लोगों को गांव दान में दिए गए। ठीक है, तो ये सिंगुश्री शासन था इनका, धर्मनिरपेक्ष शासक थे। सातवाहन वंश के जितने भी शासक रहे उन्होंने किसी भी धर्म के साथ कोई भी अत्याचार नहीं किया, किसी भी धर्म को शोषित नहीं किया गया। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने बताए, एग्जाम के लिहाजे से महत्वपूर्ण है, आपको विशेषकर इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।